पहली बार नीतीश कुमार ने ऐसा चाल चला है कि बीजेपी चारों खाने चित है, कांग्रेस भी चारों खाने चित है और 2024 में अब बहुजन बनाम बीजेपी कांग्रेस होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा कि आरक्षण की जो सीमा है उसको 75% कर दिया जाए। दरअसल बिहार ने एक नई लकीर खींच दी है। सोशल जस्टिस की लड़ाई, बहुजन बनाम सवर्ण की लड़ाई, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई और 2024 की लड़ाई इसी बिसात पर होगी। सबसे पहले बिहार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए। उससे साफ हो गया कि सवर्ण हिंदू, खासकर भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और कायस्थ समाज सब मिला जुलाकर 10% हैं और सवर्ण मुस्लिम जोड़ दे तो 15% है। लेकिन आप वोट के लिहाज से कहें तो मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, मतलब 85 बनाम 15 और उसको 90 बनाम 10 की स्थिति हो गई। पहले जो कहा जा रहा था 85 बनाम 15 वो 90 बनाम 10 हो गया, मतलब 90% SC ST OBC अल्पसंख्यक है और 10% सवर्ण है। लोगों को लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए, इंडिया गठबंधन बना, कांग्रेस ने जाति जनगणना के नारे को खूब हवा दी और 5 राज्यों में चुनाव लड़ने लगा। आज 5 राज्यों में चुनाव की वोटिंग की शुरुआत भी हो गई है। मिजोरम में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, कांग्रेस बीजेपी दोनों सख्ते में है। तीनों राज्य में, चारों राज्य में, 5 राज्य में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आपको बता दें जेडीयू भी चुनाव लड़ रही है। तो ये और चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल का गठबंधन है। तो यकीन मानिए कि किसी भी राज्य में किसी कांग्रेस बीजेपी की सरकार तो नहीं बनने जा रही है। इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर है और सत्ता की चाबी निर्दलियों के पास और ओबीसी लीडरशिप SC ST OBC के पास होगी, क्योंकि समाज में इतनी जागरूकता आ गई है। आज उसके बाद सबसे बड़ा खेल किया नीतीश कुमार ने। पहले तो जाति जनगणना करके उन्होंने 2024 के प्लान बता दिए थे। आज उन्होंने वो आंकड़े जारी कर दिए जिसको किसी का अंदेशा नहीं था कि संपत्ति किसके पास है, नौकरी किसके पास है। सोचिए, भारत के स्थिति लगभग यही है जो बिहार की है। 90% वाला बहुजन SC ST OBC समाज के पास, अल्पसंख्यकों के पास सिर्फ 75% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और 10% वाले सवर्ण में 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बाकी 75% धनवान हैं, अमीर हैं। सरकारी नौकरियों में भी सोचिए, सरकारी नौकरियों में भी 90% भागीदारी 10% लोगों की है जो सवर्ण है और 10% भागीदारी उन 90% लोगों की है जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा में रिजर्वेशन को लेकर कहा गया कि हम 75% रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। अब तक सोचिए, इसका मतलब है कि लगभग 20% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन है, 30% हो गया। उसके बाद 42% रिजर्वेशन ओबीसी को देने की बात हो रही है, जो 27% है अभी, उसको 42% करने जा रही है सरकार। इसका मतलब है कि 60% वाला ओबीसी जो है वो सीधे सीधे वोट करेगा बहुजन दलों को। और उसके बाद अब बीजेपी के पास कोई चारा नहीं बचेगा। क्या बीजेपी सवर्णों से बगावत कर पाएगी? क्या वो जाति जनगणना का तो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, जो जाति नहीं गिन पा रहे थे, जो आंकड़ा नहीं जारी कर पा रही थी, जो कांग्रेस और बीजेपी। सोचिए, कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी जाति जनगणना कराओ, जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस कह रही जाति जनगणना कराओ। और जाति जनगणना कराया किसने? जेडीयू और आरजेडी, बहुजनों वाली सरकार ने। अब आंकड़े भी जारी कर दिए। अब सोचिए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 20% होगा, 42% ओबीसी का होगा और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब 4% ही सवर्ण गरीब हैं तो 10% रिजर्वेशन क्यों? मतलब चारों तरफ से बीजेपी घिर गई है। सवाल है कि अब जाकर अमित शाह ने कहा है कि हम जाति जनगणना हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जाति जनगणना 2024 का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और शायद ही अब कोई बहाना किसी पार्टी को मिल पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने इस खबर को घर घर तक पहुंचा दिया है। सोचिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी को अभी भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। सोचिए, दिल्ली में हाईकोर्ट की वैकेंसी आती है, 55 सीट, 35 जनरल को, फिर शेड्यूल कास्ट को 5,
15 ओबीसी को। अब बताइए एससी एसटी को, मतलब ओबीसी वहां है ही नहीं। इसी तरह की हर जगह बेईमानी हो रही है और धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी के नस्लें जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके युवा जो हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो 2024 की लकीर तो नीतीश कुमार ने खींच दी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, मुद्दा होगा जाति जनगणना, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसका सरकारीकरण किया जाए, या जो सरकारी कंपनियों का प्राइवेटकरण हुआ है उसका भी हिस्सेदारी हो। तो रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम और डीएमके, ये वो 5 बड़ी पार्टियां हैं, और बीएसपी जो इससे अलग नहीं हो सकती है। सोचिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जो भी इस देश, बीएसपी, एसपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, जेएमएम और डीएमके, ये 5 दलों के नेता अगर 2024 में एक कुर्सी पर बैठ जाएं और जाति जनगणना का मुद्दा, 27% रिजर्वेशन का मुद्दा एक साथ उठा दें तो कांग्रेस बीजेपी की हवा निकल जाएगी। और मजबूरी में बीजेपी को तो, कांग्रेस को तो आना ही पड़ेगा पिछलग्गू बनकर। बीजेपी अब क्या करेगी, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? 2014 में पिछड़ा बनकर आए थे, वोट लिया था, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल में सवर्णों का तुष्टीकरण हुआ है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे उनकी जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, जिस तरह से जातिवाद अपना फंड निकाल रहा है, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है, रेलवे, एयरपोर्ट, सेल, गेल, वेल, इन तमाम नौकरियां जिस तरह से खत्म की गई है, उसकी सबसे ज्यादा मार एससी एसटी ओबीसी पर पड़ रहा है। और सोचिए बेईमानी, जो वैकेंसियां आ रही है उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। और सवर्णों को जहां 50% सीट था, 10% और उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। पानी सर से ऊपर जा चुका है और धर्म की चाशनी अब चलने वाली नहीं है। आखिर धर्म की अफीम से कब तक लोग सांस लेंगे? धर्म से कब तक पेट भरेगा? भूखे पेट भजन नहीं होता है। जो ओबीसी राम मंदिर के लिए लड़ रहा था, जो ओबीसी को सांप्रदायिक दंगे में इस्तेमाल किया जाता रहा, उस ओबीसी को जब राम मंदिर में ट्रस्टी नहीं बनाएंगे, और सोशल मीडिया ने इतनी जागरूकता ला दी है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, उनको जरूरत थी एक लीडरशिप की जो आगे आकर बोले और चले, और नीतीश कुमार ने वो काम कर दिया है। इस देश में 3 बार ही जाति जनगणना हुई। एक बार साहू जी महाराज ने किया था, उसके बाद 1932 में जाति जनगणना। सबसे पहले साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया और जाति जनगणना कराई अपने राज्य में, कोल्हापुर राज्य में। उसके बाद 1932 में फिर रिजर्वेशन जाति जनगणना हुई। उसके बाद लगातार कमीशन बनते रहे। 1932 के आधार पर ही एससी एसटी ओबीसी को अधिकार मिलता रहा, और कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस चाल चलती रही। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला कर दिया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है, और पूरा देश एससी एसटी ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मैं बता दूं, अगर आप सिख हैं तो भी एससी और ओबीसी हो सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो भी एसटी और ओबीसी हो सकते हैं। 90% मुसलमान ओबीसी में है। आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो भी एससी और ओबीसी हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो भी एसटी हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी ओबीसी एससी एसटी हो सकते हैं। तो एससी एसटी ओबीसी आपका संवैधानिक अधिकार है, और इसी की संख्या के ही अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। तो आप किसी धर्म के मानने वाले हों, आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो एससी एसटी ओबीसी के रूप में दर्ज है, और नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है। और इसके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव को भी बराबर का क्रेडिट देना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आज मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तो आरजेडी बड़ा दल है और नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है। इसका मतलब है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस तरह से कर्नाटक जीतने के बाद एक दलित अध्यक्ष बनाकर खड़गे जी का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में उसने जड़ में मट्ठा डाल दिया, अखिलेश यादव के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, क्या लगता है कांग्रेस 5 राज्य जीतने के बाद ओबीसी का रिजर्वेशन लागू कर देगी, जाति जनगणना कराएगी? उसके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। तो सोचिए, इसके बाद आप कल्पना कीजिए अगर 2024 में मायावती जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन,
ये जो 5 लोग हैं, अगर ये एक मंच पर बैठ जाएं, ओबीसी, दलित, पिछड़े और ओवैसी, उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ओवैसी, मायावती जी और उसके बाद आपको बता दें हेमंत सोरेन, कर और स्टालिन, तो सोचिए नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींच दी है और तय कर दिया है कि 2024 का चुनाव जाति जनगणना, रिजर्वेशन और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होगा और बड़ी लकीर खींच दी। और अब कांग्रेस का तो पता नहीं, बीजेपी कम से कम इस मामले में सामने नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, पूरे देश में भगदड़ मच गई है, कोहराम मच गया है और बिहार ने नई लकीर खींच दी है, जाति जनगणना और 75% रिजर्वेशन। ओबीसी की संख्या 63% है बिहार के हिसाब से, उसको कम से कम 60% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सवाल है कि एक रोटी में 90 लोग और 99 रोटी में 10 लोग, मतलब अगर उसको थोड़ा और बढ़ाइए तो 90 रोटी जो है वो 10 लोग खा रहा है, 90 रोटी 10 लोग खा रहा है और 90 लोगों को 10 रोटी दिया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ता लिखता जाएगा, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होगा और एक दिन उसको संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। शुक्रिया तमाम महापुरुषों को, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास महाराज हो, फुले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो और साहू जी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, वो तमाम महापुरुष जिन्होंने देश में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और समानता की लड़ाई लड़ी है। सोचिए आज महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, नहीं मिल रहा है। पटेल आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। गुजरात में जाट आरक्षण मांग रहे थे, नहीं मिला। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, बैंसला साहब अब नहीं रहे, उनको नहीं मिला। और ये 10% आरक्षण कैसे आ गया? गरीबी के आधार पर। और बिहार के जो आंकड़े आए उससे साफ है कि गरीब भी SC ST OBC है। 100 में 90 SC ST OBC जो है, 75 SC ST OBC गरीब है और सवर्णों में 100 में सिर्फ 25 गरीब हैं, 75 अमीर हैं। तो अगर गरीबी के आधार पर भी आरक्षण मिले तो SC ST OBC को मिले। जमीन तुम्हारा, बिजनेस तुम्हारा, फिल्में तुम बनाते हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब पर 10% लोगों का कब्जा रहेगा। 90% लोगों को मजदूर, गरीब, लाचार, बेबस बनाकर कैसे मजबूत देश बनाइएगा? सोचिए इसरो में आज 4 वैज्ञानिक ओबीसी के हैं। जब ओबीसी को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तब हुआ ना। सोचिए, तो ओबीसी को कैसे आप दूर रखेंगे? इस देश के मेहनत करने वाले लोग, लकड़ी का काम करने वाले, लोहा का काम करने वाले, तेल का काम करने वाले, खेती करने वाले, किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, चमड़ा का काम करने वाले, जिन लोगों को पुश्तैनी काम में बांध दिया गया, सफाई का काम करने वाले, उनके बच्चों को आप पढ़ने लिखने का मौका नहीं देंगे। उनकी नौकरी करने की बारी आई, जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, नौकरी करने की बारी आई तो आप प्राइवेटाइजेशन ले आएंगे, कॉर्पोरेट कर देंगे, वहां भी भेदभाव करेंगे। कैसे चलेगा? ये 21वीं सदी है। और जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने सरकारी अधिकारों के लिए सजग होते जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पावर सेंटर्स पर जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे, मीडिया, सबसे पहले मीडिया में आना होगा। आपको वहां रिजर्वेशन चाहिए, वहां आपकी भागीदारी चाहिए। मीडिया, उसके बाद जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां से सारी बातें लिखी जाती है, बोली जाती है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, IAS IPS में, इन सब जगहों पर जो बेईमानी है उसको खत्म करना पड़ेगा। और बहुजन समाज, ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों के बच्चे को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी और तब ये देश मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। और तब इस देश का हर नागरिक खुश और संपन्न रहेगा। जातिवाद खत्म हो और जिस समाज की जितनी भागीदारी है उतनी उसको भागीदारी मिले। कोई देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जिस देश में 10% लोग गुलछर्रे उड़ाए, बैठ के खाए, सारे संसाधन पर कब्जा हो और 90% लोगों को गरीब और लाचार रख दिया जाए। कितनी बड़ी बेईमानी है। जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान पढ़ने लिखने लगे तो सरकारी कॉलेज और अस्पतालों, सरकारी कॉलेज पर ताले लगने लगे,
सरकारी अस्पताल के बदले प्राइवेट अस्पताल आ गए। अब भारत में नहीं आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, विदेश भेजना पड़ेगा। ये बड़ी बेईमानी है। और अगला चुनाव पढ़ाई लिखाई, दवाई, रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी, संसाधन, इस पर दीजिए। धर्म के नाम पर आपने वोट देके देख लिया, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और नीतीश कुमार ने बड़ी लाइन खींच दी है। अगर इस देश का बहुजन समाज सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर बोलने लगा, ट्विटर पर लिखने लगा, पढ़ने लगा, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं तो दिलीप मंडल, नेशनल दस्तक को फॉलो कीजिए। वहां से भी आपकी लड़ाई मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम चाहते हैं देश मजबूत बने और सबको बराबर का मौका मिले। जाति और धर्म के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।